वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। मैं सड़क पर खड़ा किसी ट्रक या लारी का इंतजार कर रहा था। आधा घंटा गुजर गया था। इस दौरान जालिंधर अंबाले की तरफ से 2-3 ट्रक आए और मीरठ की तरफ निकल गए। मीरठ की तरफ से सिर्फ एक ट्रक गुजरा जिसे मैंने हाथ का इशारा दिया, पर वो ट्रक न रुका। आखिर दूर से किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आईं तो मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। रोशनियां करीब आईं तो मैंने हाथ का इशारा दिया। ये कोई कार थी। कार पहले तो आगे निकल गई, थोड़ी दूर जाकर रुकी और फिर उसी तरह पीछे को आने लगी और मेरे करीब आकर ठहर गई। कार के अंदर की बत्ती रोशन हो गई। मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक नीली साड़ी वाली औरत बैठी है जिसने खूब मेकअप किया हुआ था। उसने साथ वाली सीट की तरफ हाथ बढ़ाकर खिड़की नीचे की और मुझसे पूछा कहाँ जाना है। मैं उस औरत की दलेरी पर बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात के वक्त उसने सुनसान जगह पर एक अजनबी आदमी के लिए गाड़ी रोक दी है और अब पूछ रही है कि कहाँ जाना है। मैंने जल्दी से कहा बस मुझे अगले शहर तक ले चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने दरवाजा खोल दिया और कहा अंदर आ जाओ। मैं जल्दी से सीट पर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी आगे चल पड़ी। गाड़ी में किसी इत्र की बड़ी मशहूर कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी। औरत ने गाड़ी का गियर बदलते हुए पूछा, अगला शहर तो मुजफ्फरनगर है, क्या तुम मुजफ्फरनगर जाओगे? मैंने कहा अगर आपको उससे भी आगे जाना है तो मुझे आगे ले चलें, मैं आगे जाकर उतर जाऊंगा। औरत हंस पड़ी, कहने लगी आखिर तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो लुधियाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ लुधियाने चलोगे? मैंने कहा आपकी मेहरबानी होगी, मुझे लुधियाने ही जाना है। औरत ने आहिस्ता से कहा चलो लुधियाना ही चलते हैं। कहाँ से आ रहे हो और मीरठ शहर से बाहर इतनी दूर तुम कैसे खड़े थे? मैंने यूं ही कह दिया कि यहाँ एक करीबी गांव में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। रात को जाने का प्रोग्राम इसलिए बनाया कि कल दिन के वक्त लुधियाने पहुंच जाऊं। मेरा दोस्त ही मुझे यहाँ छोड़ गया था। उसने कहा था कि हाथ देने से कोई न कोई लारी जरूर तुम्हें बिठा लेगी, मगर 2 लारियां आकर निकल गईं, कोई न रुकी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं यार, हम तुम्हें लुधियाने ले चलेंगे और तुमसे किराया भी नहीं लेंगे। ये कहकर औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो पंजाबी में मुझसे बात कर रही थी। जब उसने यार का लफ्ज अदा किया तो मैं मोहतात हो गया। औरत की आवाज मर्दों जैसी भारी थी। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। रंग गोरा था, बालों में खिजाब लगा हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के से बने हुए थे। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड में से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर मुझे दिया और बोली प्लीज मुझे इसमें से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा दो। तुम सिगरेट पीते हो ना? मैंने कहा जी हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। वेरी गुड, बस एक सिगरेट अपने लिए भी सुलगा लो। ये सिगरेट बड़ी आला क्वालिटी के थे। मैंने एक सिगरेट सुलगा कर उस औरत को दिया, एक खुद सुलगा लिया। गाड़ी एक खास रफ्तार के साथ जीटी रोड पर अंबाले की तरफ रवा दवा थी। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए एक हाथ से टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते हुए कहा गाना सुनोगे? मुझे तो पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं। गाड़ी की फजा किसी औरत के पंजाबी गाने से गूंजने लगी। गाने वगैरह का मुझे बस वाजिबी सा शौक था। कहीं कोई रिकॉर्ड लगा होता तो सुन लेता था। इंडिया के फिल्मी गाने मैंने कभी नहीं सुने थे क्योंकि इंडिया मेरा दुश्मन मुल्क था। ये पंजाबी गाना जिसकी टेप उस औरत ने लगाई थी फिल्मी गाना नहीं था। अजीब सी आवाज थी गाने की, बिल्कुल मर्दाना आवाज थी। वो औरत साथ साथ हल्की सी आवाज में खुद भी गाने लगी। गाड़ी ने 2-3 मील का फासला तय किया होगा कि सड़क पर एक जगह पुलिस के आदमी खड़े नजर आए। वो हाथों के इशारे से गाड़ी को रोकने के लिए कह रहे थे। मैं अगली सीट पर बैठा बैठा साकित सा हो गया। इतना वक्त भी न था कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद कर भाग सकूं। उस औरत ने बड़ी बेनियाजी से गाड़ी पुलिस के सिपाहियों के बिल्कुल पास जाकर रोक दी और खिड़की का शीशा उतारते हुए रोबदार आवाज में पूछा क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी है? सड़क पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इतनी देर में दरख्तों में से निकलकर 3 पुलिस कांस्टेबल और आ गए। उन सबके कांधों पर राइफलें लटकी हुई थीं। एक कांस्टेबल ने कहा मैडम जी एक मुल्जिम मफरूर है, उसकी तलाश में नाकाबंदी कर रखी है। उस औरत ने गुस्सीली आवाज में कहा मैं तुम्हें मुल्जिम लगती हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पर्स में से एक कार्ड निकाल कर कांस्टेबल को दिखाया, ये देखो मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बीवी हूँ। सारे कांस्टेबल गाड़ी से परे हटकर अटेंशन खड़े हो गए। उन्होंने बड़े जोर से सैल्यूट मारा और भागकर सड़क पर जो रुकावट खड़ी कर दी थी उसे हटा दिया। जब हमारी गाड़ी उनके करीब से गुजरी तो सिपाहियों ने एक बार फिर सैल्यूट किया। मैं तो अल्लाह के करम पर हैरान रह गया। कहाँ मुझे ये लग रहा था कि बस अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और कहाँ ये कि वही पुलिस जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी सलाम करके पीछे हट गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें बंद कर ली और सिगरेट बाहर फेंक दिया। तब मैंने उस औरत से कहा आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं और रात को अकेली सफर कर रही हैं, कोई ड्राइवर भी नहीं है आप वाकई बड़ी बहादुर औरत हैं। मैंने सोचा कि उस औरत की थोड़ी बहुत तारीफ जरूर कर देनी चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा
आईजी पुलिस की बीवी हूँ, इसलिए अकेले भी सफर कर लेती हूँ। मुझे कौन हाथ लगाएगा? वैसे भी मैं मर्दों से नहीं डरती। आखिर मर्द एक औरत के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा सलूक कर सकता है? मुझे सब कुछ पसंद है। मैं सोचने लगा कि ये औरत किस किस्म की हो सकती है। फिर मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उस औरत से अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि वो मुझे मीरठ शहर से बाहर निकाल दे। अब जबकि मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हो चुका था कि वो आईजी पुलिस की बीवी है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा भी थी। मैं तो एक तरह से खुद अपने आप पुलिस के घेरे में आ गया था। जाहिर है ये लुधियाने जा रही है। रास्ते में हो सकता है मजीद पुलिस के आदमी इसका खैर मकदम करने के लिए आ जाएं। वो मुझे देखेंगे तो जरूर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। इस तरह इस बात का पूरा इम्कान था कि मेरा राज फाश हो जाए और मैं पकड़ा जाऊं। मैंने सोच लिया कि मैं इस औरत के साथ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और अगले शहर मुजफ्फरनगर में ही उतर जाऊंगा। मैंने उस औरत से यूं ही बातें करने की गरज से कहा, लुधियाने में तो आपकी बहुत बड़ी कोठी होगी, आखिर आप पुलिस के सबसे बड़े अफसर की पत्नी हैं। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, हमारी सरकारी कोठी तो अंबाले में है, मगर मैं लुधियाने अपनी माता जी के पास जा रही हूँ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस औरत के साथ बैठकर लुधियाने तक भी चला जाऊं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास मेरी तस्वीर तो है नहीं। इंटेलिजेंस के आदमी ने तो मेरी शक्ल ही देखी है और मेरा हुलिया ज्यादा से ज्यादा मीरठ की पुलिस वालों तक ही महदूद होगा। ये औरत बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की बीवी है और मुझ पर कुछ मेहरबान भी लगती है। कम से कम इसकी बातों से और मेरे साथ इसका जो रवैया है उससे तो यही जाहिर होता है। इसी एतबार से मैं इसके पास एक तरह से महफूज था। उसके साथ वाली सीट पर मुझे बैठा देखकर कोई पुलिस वाला उससे पूछने की जरूरत नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि लुधियाने तक इसी औरत की गाड़ी में बैठकर जाना चाहिए, लेकिन मैं अब भी बड़ा हैरान था कि ये औरत रात के वक्त अकेली घर से दूर जाने के लिए कैसे निकल आई थी। मैंने उसको मजीद टटोलने की गरज से कहा, मैडम ये रास्ता बड़ा वीरान है, रात को यहाँ डाकू वगैरह भी आ सकते हैं। वो बोली, तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल हर वक्त मौजूद होता है। उसने एक हाथ से अपने सामने वाला डैशबोर्ड खोलकर मुझे अंदर रखा हुआ पिस्तौल दिखाया। इसमें 12 गोलियां भरी हुई हैं। वो असल में रिवॉल्वर था जिसको वो पिस्तौल कह रही थी। असलहे की पहचान उससे ज्यादा मुझे थी। उसने गाने की टेप बंद कर दी थी। कहने लगी, यार मुझे एक और सिगरेट सुलगा दो। मैंने उसे दूसरा सिगरेट सुलगा दिया तो कहने लगी, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लुधियाने में कहाँ रहते हो, शक्ल सूरत से तो तुम मुझे कोई स्टूडेंट लगते हो। मैंने कहा, यस मैडम, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में BA का स्टूडेंट हूँ, ये मेरा फाइनल ईयर है। गवर्नमेंट कॉलेज का नाम मैंने इसलिए लिया था कि गवर्नमेंट कॉलेज हर शहर में होता है। गाड़ी मुजफ्फरनगर के शहर के दरमियान से गुजर गई। अब आगे सहारनपुर शहर आने वाला था। उस औरत ने पूछा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? ड्राइविंग मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे हैवी व्हीकल की ड्राइविंग भी सिखाई गई थी। कार तो मैं लाहौर में भी चला लिया करता था। मैंने कहा, हाँ जी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। उसने गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रोक दी और जमाई लेकर बोली, मुझे नींद आ रही है, आगे तुम गाड़ी चलाओ। मैं सोच में पड़ गया कि अगर आगे पुलिस के किसी सिपाही ने रोक लिया तो मेरे पास कोई सबूत नहीं कि ये मेरी गाड़ी है। इस मसले को उस औरत ने खुद ही हल कर दिया। उसने पर्स में से आईजी पुलिस का कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा, अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला रोके तो उसे ये कार्ड दिखा देना, वो भाग जाएगा। अब मेरी तसल्ली हो गई। मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हो रहा था कि मशरकी पंजाब के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर की बीवी यूं अकेली घर से निकल पड़ी है और उसके खावत को पता भी नहीं। अगर उसे मालूम होता तो वो आगे पुलिस को इत्तला कर देता कि मेरी बीवी की हिफाजत की जाए। वो अपनी मर्जी से या नाराज होकर मीरठ से लुधियाने जा रही है। ये औरत सिख थी और इसने मुझे अपना नाम हरपाल कौर ढिल्लों बताया था। ढिल्लों उसके आईजी पुलिस खावंद की जात थी। अपनी शक्ल शुभात और बातों से मुझे वो कुछ दूसरी किस्म की औरत लगती थी, मगर मुझे उसके किरदार के किसी भी पहलू से कुछ दिलचस्पी न थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह मैं इस इलाके से निकल जाऊं और पुलिस की दस्तरस से बाहर जाऊं। इसके लिए कुदरत ने मुझे एक हैरत अंगेज मौका फराहम कर दिया था, यानी खुद पुलिस मेरी हिफाजत कर रही थी। हरपाल कौर पिछली सीट पर सो गई थी। कार जीटी रोड पर मुजफ्फरनगर को पीछे छोड़ आने के बाद अब सहारनपुर की तरफ बढ़ रही थी। सड़क वीरान और अंधेरी थी। कार की हेडलाइट्स में से सड़क नजर आती थी। यहाँ सड़क के किनारे बिजली के खंभे भी नहीं थे। मैं दरमियानी रफ्तार से गाड़ी ले जा रहा था। अचानक सड़क पर दरख्त का बहुत बड़ा टहना बिल्कुल दरमियान में पड़ा नजर आया। मैंने वहीं ब्रेक लगा दी। ब्रेक यकदम लगाने से हरपाल कौर की आंख खुल गई। उसने पीछे से नींद भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ है, ब्रेक क्यों लगा दी? मैं अभी उसको जवाब देने ही वाला था कि अचानक 2 आदमी मेरी खिड़की के सामने आए।
उन्होंने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। एक ने राइफल का बट जोर से मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और राइफल की नाली मेरी कनपट्टी से लगा दी और कहा, जो कुछ माल पानी है निकाल दो। हरपाल कौर ने जब देखा कि डाकू आ गए हैं तो घबराने की बजाय उसने बड़े रोबदार आवाज में कहा, मैं आईजी पुलिस करतार सिंह ढिल्लों की बीवी हूँ। सीधी तरह जिधर से आए हो उधर चले जाओ, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। दूसरे डाकू के पीछे दरख्त के पास एक और डाकू बंदूक ताने खड़ा था। उसने आवाज देकर कहा, अरे अंदर औरत भी है। तीसरे डाकू ने सुना तो वहीं से आवाज दी, अरे औरत को निकाल कर ले चलते हैं। जिस डाकू ने मेरी कनपट्टी के साथ राइफल की नाली लगाई हुई थी उसने अंदर हाथ डालकर खिड़की खोल दी और मुझे बाहर निकलने को कहा। मैं बाहर निकल आया। उन्होंने हरपाल कौर को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। हरपाल कौर डाकुओं को गालियां देने लगी। मुझे इतना पता था कि हरपाल कौर का रिवॉल्वर डैशबोर्ड में है, मगर डाकुओं ने मुझे डैशबोर्ड की तरफ हाथ ले जाने की मोहलत न दी। अब सूरत हाल का नक्शा ऐसा था कि एक डाकू राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगाए मेरे पास खड़ा था। एक डाकू कार की तलाशी ले रहा था। जो डाकू कार की तलाशी ले रहा था उसने डैशबोर्ड में से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, अरे ये पिस्तौल भी है। रिवॉल्वर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब डाकू हरपाल कौर को अपने साथ ले जाने के लिए उसे खींचने लगे। हरपाल कौर ने चीख कर मुझे कहा, तुम मर्द हो कि क्या हो? इन डाकुओं में से किसी को खबर न थी कि इनकी मौत उनके सरों पर मंडला रही है। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके पास एक तरबियत याफ्ता कमांडो खड़ा है। मुझे उस औरत का एक आम ड्राइवर समझ रहे थे। चुनाचे जो दो डाकू हरपाल कौर को पकड़कर एक तरफ खींच रहे थे उन्होंने अपनी बंदूकें या राइफलें कांधों पर लटका रखी थी। वहाँ दरख्तों के नीचे अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी तक जल रही थी। उनकी रोशनी के अक्स में मुझे एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। जिस डाकू ने राइफल की नाली मेरी गर्दन के साथ लगाई हुई थी वो बराबर मेरे पास खड़ा था। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसके साथ ही औरत को खींचकर सड़क से कुछ दूर ले जाएं, तो वो मुझे धक्का देकर खुद भी उनके पास चला जाए। लेकिन इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सिख औरत ने मुझे ताना दिया था कि तुम मर्द होकर तमाशा देख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उसके ताने से बिल्कुल मुश्ताइल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त तक अपनी हिकमत अमली तय कर चुका था। बस वो सिर्फ एक ही लम्हा था। जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है, मैंने अपने उल्टे हाथ को एक खास जाविये से अपने पहलू में खड़े डाकू की राइफल की नाली पर जोर से मारा। राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके साथ ही मैंने डाकू की नाफ पर लात मारी। वो हाय कहकर झुका तो मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक झटका दिया। एक तरबियत याफ्ता कमांडो का एक ही झटका काफी होता है। झटका देने से पहले मैंने उसकी गर्दन का रुख दूसरी तरफ कर दिया था। डाकू की गर्दन का मनका टूट चुका था। अंधेरे में दूसरे डाकुओं को मालूम न हो सका कि उनके साथी के साथ क्या हुआ है। वो कुछ फासले पर भी थे और वहाँ अंधेरा भी था। मैंने राइफल उठा ली। इस काम में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। डाकू की सिर्फ एक हाय निकली थी। मुझे कुछ हैरत भी हुई थी कि उसके मुंह से हाय की आवाज क्यों निकली, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग के मुताबिक मुझे उसकी नाफ के नीचे एक ऐसे मकाम पर लात मारनी थी कि जहां ज़रब लगते ही आदमी को इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि उसके मुंह से हाय भी नहीं निकलती। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये मेरा पहला असली ऑपरेशन था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरख्तों में मुझे दोनों डाकू अंधेरे में भी साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मेरी आंखें एक कमांडो की उकाबी आंखें थीं। दोनों डाकू सिख औरत को बाजुओं से पकड़कर खींच रहे थे और वो जमीन पर बैठी शोर कर रही थी। मैंने राइफल की नाली का रुख एक डाकू की तरफ किया, उसके सर को टारगेट में लिया और फायर कर दिया। 303 की राइफल से फायर का धमाका हुआ और डाकू उछलकर पीछे को गिर पड़ा। मैं उसी पोजीशन में खड़ा रहा। मैंने पलक झपकते ही सेफ्टी कैच को आगे किया और दूसरे डाकू के सीने को शिस्त में लेकर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे फायर का धमाका हुआ और तीसरा डाकू भी वहीं खत्म हो गया। मैंने राइफल वहीं फेंक दी और दौड़कर सिख औरत को जमीन पर से उठाया। वो हैरान परेशान होकर मुझे देख रही थी। तुमने फायर किए थे? मेरा पिस्तौल तुम्हें मिल गया था? मैंने उसे उठाते हुए कहा, जी हाँ मैडम। रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड से निकाल लिया था। मौका पाते ही मैंने उन पर फायर कर दी। सिख औरत मेरी तारीफें करने लगी। जिस डाकू की लाश कार के पास पड़ी थी उसकी गर्दन का मनका मैंने तोड़ दिया था। सिख औरत का रिवॉल्वर उसके पास था। सिख औरत को गाड़ी में बिठाते हुए उसकी आंख बचाकर रिवॉल्वर डाकू की लाश के करीब से उठा लिया। मैं जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी का इंजन बंद था, हेडलाइट्स रोशन थी। मैंने लाइट्स बुझाकर इंजन स्टार्ट किया, लाइट्स रोशन की और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर तेजी से निकालकर आगे ले गया। सिख औरत के अभी तक होशो हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी और पुलिस को बुरा भला कह रही थी।
मैं सारी पुलिस को डिसमिस करा दूंगी। मैं वाहे गुरु की कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बहादुरी न दिखाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, कुंदन जी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, मैडम ये तो मेरा फर्ज था। वो दाएं बाएं सर मार रही थी। नहीं नहीं, तुम बड़े योद्धा हो। मेरा खावत तो बुढ़ा खूसट है, तुम्हारी जगह वो होता तो कुछ भी ना करता। मुझे तुम्हारे जैसा खावत चाहिए। लुधियाने आ लेने दो, मैं सारी पुलिस गार्ड को लाइन हाजिर करा दूंगी। और वो मशरकी पंजाब की पुलिस को गालियां देने लगी। फिर वो सिगरेट सुलगा कर पीने लगी। उसका रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड के अंदर रखने की बजाय उसके ऊपर रख दिया था। उसने रिवॉल्वर उठाते हुए कहा, ये भी ऐन वक्त पर मैंने अपने पास रख लिया था। अगर साथ न लाती या भूल जाती तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखा और हैरान होकर बोली, कुंदन जी, इसका सेफ्टी कैच तो लॉक है, तुमने फायर कैसे किया? मैंने कहा, मैंने फायर करके इसको लॉक कर दिया था। अच्छा हुआ कि उसने रिवॉल्वर का मैगजीन चैम्बर खोलकर नहीं देखा। अगर देखती तो उसमें पूरी की पूरी 12 गोलियां मौजूद थीं। एक भी गोली फायर नहीं हुई थी। मैं खामखा उसे नहीं बताना चाहता था कि मैंने डाकुओं की राइफल से उन्हें हलाक किया है और एक डाकू की गर्दन का मनका तोड़ दिया है। सिख औरत हरपाल कौर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया। फिर मेरे बाजू पर हाथ रख कर पूछा, तुम्हारे लिए सिगरेट सुलगाऊं? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर मेरे सिगरेट का एक कश लगा लो। और उसने अपनी उंगलियां मेरे मुंह के करीब कर दी। मैंने एक हल्का सा कश लिया और कहा, मैडम प्लीज, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। कोई बात नहीं कुंदन जी, सहारनपुर के बाद मैं खुद ड्राइव करूंगी। उसके बाद वो फिर डाकुओं को और पुलिस को गालियां देने लगी। गाड़ी सहारनपुर शहर में दाखिल हो गई थी। अभी शहर की पहली सड़क में आए थे, बल्कि शहर में दाखिल ही हुए थे कि सड़क के किनारे की रोशनियों में मुझे सड़क के दोनों जानिब पुलिस की 4-5 गाड़ियां नजर आईं। पुलिस की पूरी गार्ड सड़क के दोनों जानिब अटेंशन खड़ी थी। मैं यही समझा कि मेरी मुखबरी हुई है और सहारनपुर की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरी नफरी के साथ आन पहुंची है। एक सिख थानेदार की वर्दी में सड़क के दरमियान खड़ा हाथ का इशारा कर रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी सिख थानेदार के करीब रुक गई। सिख औरत ने बड़ी शान से कहा, ये सब मेरी आवभगत के वास्ते आए हैं। मेरे बुढ़े खावत को पता चल गया होगा कि मैं घर से अकेली लुधियाने जा रही हूँ। मैंने नौकर को बता दिया था, बुढ़ा खूसट मेरे साथ कभी कहीं नहीं जाता। मैं अकेली जाती हूँ तो पुलिस को खबरदार कर देता है। सिख थानेदार ने हरपाल कौर की सीट वाली खिड़की के पास आकर बड़े अदब से सैल्यूट किया और पूछा, श्रीमती जी, आप हमारे आईजी साहब की पत्नी हैं, हम आपका स्वागत। हरपाल कौर ने थानेदार को डांट कर कहा, रास्ते में हम पर डाकू पड़ा है। डाकू मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। ये मेरा कजन मेरे साथ न होता और पिस्तौल के फायर करके उन्हें ठिकाने न लगाता तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। मैंने महसूस किया कि वो ये जुमला बार बार दोहराती थी कि अगर डाकू मुझे पकड़ कर ले जाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। मुझे महसूस हुआ कि इस जुमले से वो एक खास किस्म की लज्जत हासिल कर रही थी। सिख थानेदार ने उसी वक्त हवालदार और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म दिया कि रास्ते में डाकुओं ने वारदात की है, फौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो। फिर उसने हरपाल कौर से पूछा, ये वारदात कहाँ हुई है मैडम? यहाँ से 15-20 मील दूर। थानेदार ने उसी वक्त पुलिस की गार्ड पीछे रवाना कर दी और हरपाल कौर से माफिया मांगने लगा कि ये हमारी गलती है, हमें माफ कर दें। डाकुओं का एक गिरोह हमारे हाथ से निकल गया है, वही ये वारदातें कर रहा है। हम अभी उन्हें पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। हरपाल कौर ने कहा, अब वहाँ तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। थानेदार ने अदब से कहा, मैडम हमें आईजी साहब का फोन आ गया था, लुधियाने आपकी माता जी के घर तक हमारी पुलिस का स्क्वाड आपके साथ जाएगा। हरपाल कौर ने करख्त लहजे में थानेदार को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारी स्क्वाड का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। जब डाकुओं ने हमें पकड़ा था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? मैं तुम्हारी सारी पुलिस के कान पकड़वा दूंगी। लुधियाने जाते ही ढिल्लों साहब को फोन करती हूँ। थानेदार साहब घबरा गया, खुशामदे करने लगा। हरपाल ने मुझे कहा, कुंदन जी गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर से निकलने के बाद हमारी गाड़ी इस तरह जीटी रोड पर जा रही थी कि आगे भी पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी। हरपाल कौर मेरे साथ वाली सीट पर बैठी मजे से सिगरेट पी रही थी। कहने लगी, तुम थक गए तो मेरी सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तुम बेशक पिछली सीट पर लेट कर थोड़ी देर आराम कर लो। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक मैं वैसे ही पुलिस की हिरासत में था। अगरचे ये हिरासत मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी बल्कि एक तरह से मेरी हिफाजत के लिए थी। दूसरे, नींद अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। वो मेरे हुक्म की मुंतजिर रहती थी। मैं जब उसे हुक्म देता था वो आती थी। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का कमाल था। मैंने कहा, नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं बड़े मजे से गाड़ी चला रहा हूँ। हरपाल कौर ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, कुंदन जी तुम मुझे मैडम न कहो, मुझे हरपाल कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बुढ़े खावंद की बुराइयां करने लगी। मरण जोगा शराब पी पी कर बर्बाद हो गया है।
एक तो वैसे ही उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा है। जानते हो कुंदन जी, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। बस मेरा गाना सुनने आया करता था, वही मुझ पर लट्टू हो गया। अब उसमें जरा भी दम नहीं रहा, हर वक्त शराब के नशे में होता है। सरकार में उसकी बहुत चलती है, वजीरों मंत्रियों को उसने दोस्त बना रखा है, उनके हर जायज नाजायज काम कर देता है, इसलिए अभी तक रिटायर नहीं हुआ। जब सिख औरत ने ये कहा कि उसका खावंद उसका गाना सुनने आया करता था तो सारी बात मेरी समझ में आ गई और इस औरत का सारा किरदार मेरे सामने वाज़े हो गया। अब ये औरत मेरे लिए कोई मुअम्मा नहीं थी, वो जो कुछ कर रही थी उसे ऐसा ही करना चाहिए था। अब सिर्फ मुझे उससे अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं उस रास्ते का मुसाफिर नहीं था जिस रास्ते पर वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लुधियाने तक औरत के साथ कैसे चलूं, कि अंबाला पहुंचकर गाड़ी से उतर जाऊं और वहीं से कोई ट्रेन ले लूं। अगरचे मैं एक तरह से पुलिस के हाथों महफूज था, फिर भी खतरा था कि पंजाब की पुलिस के पास मेरा हुलिया ना पहुंच गया हो और मैं गिरफ्तार न हो जाऊं, क्योंकि इस तरह पुलिस की मैयत में ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं था। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।